Hello my dear aspirants, welcome to CSS essay class. First of all, as you know very well, every year thousands of CSS aspirants start essay preparation by collecting and attempting past papers, memorizing facts and figures coupled with quotations, reading opinions or editorials and improving vocabulary. But do you know one thing, dear aspirants? Yet many still fail the essay paper. Question is that what is reason behind the failure ratio in essay? One of them is that they start their essay preparation from the wrong place. How? Dear aspirants, see, essay writing is not the first step. It is the final product of 4 essential foundations. I am talking about before learning how to write an essay, you must focus on knowledge, critical thinking, discourse, academic writing rather than journalism language. Therefore, my dear aspirants, in today's lecture, we are not going to discuss essay outlines or introduction. Instead, we will totally focus on what every aspirant must develop before writing the very first essay. Believe me, dear aspirants, if you understand these foundations, essay writing becomes much easier, more logical and more persuasive for you. So let's get started. First of all, I will say one thing. This lecture is very important for beginners before starting essay preparation, because in this lecture we are going to discuss how to develop knowledge, critical thinking, discourse and academic writing. So my dear aspirants, very first point is that knowledge. अब यहां पर जो है ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन देखने को मिलती है। कंफ्यूजन क्या है कि भाई ऐसे के लिए हमारा नॉलेज मैटर करता है या नहीं करता। एक चीज तो ये भी है, देखिए इसको 2 एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पता है क्या है, वो है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के अंदर एक बात की जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता। बाकी चीजें साइड पर रखें, मैं नॉलेज की तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूं। कहा क्या जाता है कि भाई आपका नॉलेज जो है वो पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। तो पहली एग्जांपल से तो यह साबित हुआ कि आपका नॉलेज मैटर करता है। सेकंड एग्जांपल इज दैट जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जहां पर आपके आइडियाज खत्म हो जाता है या टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या नॉलेज आपका खत्म हो जाता है, तो वहां पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी खत्म हो जाती है। आप रुक जाते हैं, आगे लिख नहीं पाते कि आगे हमने क्या लिखना है, क्योंकि टॉपिक के रिलेटेड जितना डाटा था ऑलरेडी आपने लिख लिया है। तो एक चीज मुझे बताएं कि मेन एग्जाम के अंदर 10 टॉपिक होते हैं। 10 टॉपिक्स में से हम एक टॉपिक ही सिलेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होता है, जिसके बारे में हमें कह ले कि यहां पर हमारे पास डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है या कंटेंट होता है हमारे पास। आप उसी टॉपिक को ही पिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। देखिए अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप एक टॉपिक कैसे लिखेंगे? देखिए लैंग्वेज को ना, लैंग्वेज को चाहे उर्दू है इंग्लिश है, लैंग्वेज को चाहिए एक टॉपिक और टॉपिक के रिलेटेड चाहिए इंफॉर्मेशन, डाटा चाहिए, उसके मतलब जो है वो मालूमात चाहिए या नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो जब आपके पास टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, जो आप 9 टॉपिक्स को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? आपके पास नॉलेज नहीं है उनके मतलब, यही है ना। तो यही चीज है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे ऐसे के पेपर के लिए नॉलेज जो है ना, नॉलेज मैटर करता है। कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के ऊपर लिख सके विदाउट नॉलेज के। एक लाइन भी नहीं लिख पाएगा, एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाएगा। तो अगर लॉजिकली अगर देखा जाए ना तो नॉलेज आपका मैटर करता है, क्योंकि नॉलेज की बेस के ऊपर ही आप क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, जहां पर आपके आइडियाज खत्म नहीं होते और आप लिखते जाते हैं फ्लो के साथ। तो यही चीज है कि हमारा नॉलेज मैटर करता है डियर एस्पिरेंट्स।
ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में आपने नहीं रहना, नॉलेज को बेटर करना। अब यहां पर क्वेश्चन यह था कि व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर ऐसे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास देखा जाए तो फैक्ट बेस्ड नॉलेज रहेगा, उसके बाद कनेक्टिव नॉलेज है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या रहेगा, सुपरफिशियल नॉलेज। ठीक है, अब फैक्ट बेस्ड नॉलेज कहां से आता है, जब आप बुक रीडिंग करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहां पर पब्लिश करते हैं, या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर देखा जाए, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे की हमें रिपोर्ट देखने को मिलती है। इस तरह पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के कुछ स्टैट्स हमें मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, UNO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें यहां पर रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, वहां से हम डाटा अपना कलेक्ट करते हैं जो बेसिकली एविडेंस बेस्ड होता है। तो इस तरह जो है हमारे पास फैक्ट्स जो क्या होते हैं यहां पर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए सेकंड जो हमारे पास टाइप करेगी कनेक्टिव नॉलेज। देखिए कनेक्टिव नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास बहुत ज्यादा परफाउंड जो है कह लेकर नॉलेज है, लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं करना जानते। ठीक है, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। नॉलेज वो होना चाहिए जिसको आपस में क्या कर सके, आप कनेक्ट कर सके। तो इसको बोला जाता है कनेक्टिव नॉलेज, कि जो आपके पास नॉलेज है, आपके पास या आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस नॉलेज को जो है कनेक्ट कर सके। यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सुपरफिशियल नॉलेज। ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज तो हमारा ऐसे के लिए चाहिए ही नहीं। सुपरफिशियल नॉलेज होता है बेसिकली सतही नॉलेज, सिर्फ आपके पास जो है कह लें कि सतही किसी चीज के बारे में मालूमात होती है। इन डेप्थ आप कह लें कि उसके बारे में आपके पास डाटा या कह लें कि इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। कोई भी चीज है, आपने एक ओवरव्यू लिया उसका, सरसरी आप जायजा लेते हैं और समझते हैं कि बस ये मोर देन इनफ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो दो चीजें आपकी यहां पर मैटर करती है, एक तो आपका फैक्ट बेस्ड नॉलेज है और दूसरा आपका कनेक्टिव नॉलेज है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनको डेवलप किस तरह किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रहेगा क्लाइमेट चेंज टॉपिक है। अब क्लाइमेट चेंज टॉपिक है तो इसके रिलेटेड क्या होता है कि आपको जो है वो कह लें कि इसकी कॉजेज भी देखने को मिल जाएंगे, नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, इसके पॉलिसी मेजर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कंटेम्परेरी सिनेरियो में वो इस तरह चीजें नहीं पूछ रहा। फॉर एग्जाम्पल अब हमें चीजें जो देखने को मिल रही है या जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, लॉस एंड डैमेजेस का इशू चल रहा है। ठीक है, कोप 30 उठाकर देख ले, कोप 29 उठाकर देख ले, कोप 28 उठाकर देख लें आप। ठीक है, इस तरह कोप 31 भी है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने कहा कि क्लाइमेट चेंज आपका कोई इशू नहीं है, यह एक फ्रॉड है। चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि भाई ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उसके पास तो क्लीन एनर्जी है, तो वो क्लीन एनर्जी की बात करता है, क्योंकि उसके पास है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको तो पता है कि मेरा तो फायदा होगा, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इशू होना चाहिए। वो उसको एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज क्या बन चुका है, एक इशू बन चुका है। बताएं ऐसा है या नहीं। हमारे लिए तो एक इशू है ना, हर साल जो है फ्लड्स के जरिए जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो अलग से हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। ठीक है, हमारे लिए तो कह ले के इशू है ना, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, चाइना के पास है, इसलिए वो क्लीन एनर्जी की बात करता है। तो यही चीज है। तो इस तरह जो है आप अपना नॉलेज जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा यहां पर, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह एनहांस किया जा सकता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का यही क्वेश्चन है कि सर हम क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह एनहांस कर सकते हैं। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिकली जो है वो कह लें मकसद क्या है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कह लें टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं आप, देन आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, कंपोनेंट्स को एवेल्युएट करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, पॉलिसी मेजर्स देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं और बाद में अपना जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसा ही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कह लें कि हर एस्पिरेंट के अंदर पाई जाती है और हर एस्पिरेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे सर क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह एनहांस कर सकते हैं। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर पाई जाती है, लेकिन वो सही जांच नहीं सकते। अभी मैंने बताया ना कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। टॉपिक को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, और बाद में आप क्या करते हैं, कंक्लूजन भी निकालते हैं। अब इसको जो है आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, अब क्रिटिकल थिंकिंग मैंने कहा है कि हर एस्पिरेंट के अंदर होती है, सिर्फ उसको पता नहीं होता। अब क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, नॉलेज इज द फाउंडेशन, क्रिटिकल थिंकिंग इज द स्किल दैट यूज द नॉलेज इफेक्टिवली। आप ये समझ लें कि नॉलेज जो है ना वो आपके पास ब्रिक है, ईंट है, ईंटें हैं, लेकिन जो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उन ईंटों को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह जो है वो कह लेके उसका लेआउट बना सकते हैं। इससे होता क्या है, एवरीथिंग मेक्स सेंस। ठीक है, तो यही बात की जा रही है बेसिकली कि क्रिटिकल थिंकिंग जब आपके पास फैक्ट बेस्ड या एविडेंस बेस्ड नॉलेज होगा टॉपिक के रिलेटेड, जब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्रिटिकल सोच सकते हैं। अदरवाइज किस तरह सोचेंगे अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज ही नहीं है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज ही नहीं है। मैं बात कर रहा था ना, हर एस्पिरेंट के अंदर होती है। हो सकता है वो किसी टॉपिक के अंदर कह ले कि उसको अबूर हासिल हो, किसी टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल हो, उस टॉपिक को वो अच्छी तरह डील कर सकता है, तो वहां पर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग काम कर रही है। हो सकता है और जगह पर भी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग काम कर रही हो, लेकिन यहां पर उसके पास टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो इट डजंट मीन कि उसके पास जो है वो कह क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब देखें इसको डेवलप किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले तो कोई भी स्टेटमेंट है ना, आप किसी एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन भी करें तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं की जाती। ठीक है, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है तो अगर आपको वो कॉजेज बता रहा है ना, तो हो सकता है आप बोलेंगे नहीं इसकी और भी कॉजेज है। ठीक है, एक क्या होता है यहां पर, डोंट एक्सेप्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, लर्न टू एनालाइज। अब इसको किस तरह एनालाइज करना है, मल्टीपल एंगल से उसको आपने एनालाइज करना है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको क्या करना है, देखना है। ठीक है, जांचना है। उसके बाद कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करना है, डिफरेंट फील्ड्स के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ उसको आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एविडेंस बेस्ड जो है वो कह लेके जो नॉलेज है उसको आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एज ए रेफरेंस देंगे। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल कोट करेंगे। इसी तरह क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं यहां पर, बिल्ड कनेक्शन। फिर क्या करते हैं, आप चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या है, फिर आप क्या करेंगे यहां पर, अपनी लॉजिकल रीजन को इंप्रूव करेंगे। सोचेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज है तो क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, इसको कैसे डील किया जा सकता है, पाकिस्तान को किस तरह इसको डील करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद हमारे पास रहेगा डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स होता है वे ऑफ टॉकिंग। डिस्कोर्स बेसिकली किसको बोला जाता है, वे ऑफ टॉकिंग को बोला जाता है। ठीक है, कॉन्वर्जेशन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, बातचीत को बोला जाता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है फॉर्मल डिस्कशन। फॉर्मल डिस्कशन उसी वक्त ही हो सकती है जब आपके पास टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी है, और देन जो है आप उसका डिस्कोर्स मेंटेन कर सकते हैं, फॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मल डिस्कशन के अंदर या डिस्कोर्स के अंदर दो चीजें हैं, क्योंकि डिस्कोर्स हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक हमारे पास कोहेरेंस है और एक हमारे पास क्या है, कोहेजन है। अब देखा जाए तो फीडबैक के अंदर पेपर जो रेड हुआ पड़ा होता है ना, उसके अंदर एक चीज बड़ी प्रायोरिटी पर रखी हुई होती, वहां पर बोला जाता है आपकी कोहेरेंस नहीं है, कोहेजन नहीं है। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि कोहेजन के बारे में बताया जाए, कोहेजन के बारे में, कोहेरेंस के बारे में, दोनों में बताया जाए। देखिए कोहेरेंस क्या है, बेसिकली कोहेरेंस का मतलब होता है द लॉजिकल फ्लो एंड मीनिंगफुल कनेक्शन ऑफ योर आइडियाज। ठीक है, जो आपके पास आइडियाज है उनका लॉजिकल फ्लो, उनका मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये, इसको बोला जाता है कोहेरेंस। कोहेजन क्या है, कोहेजन बेसिकली द ग्रामेटिकली एंड लेक्सिकल लिंक्स दैट कनेक्ट सेंटेंसेस टुगेदर।
क्या होता है बेसिकली आपका कोहेजन क्या है, ग्रामेटिकली जो है आप कह सकते हैं या लेक्सिकली लिंक हमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली क्या करता है, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये है हमारे पास कोहेजन। ठीक है, तो डिस्कोर्स आपका ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है जब आपके पास नॉलेज भी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है। ठीक है, जब आप टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एवेलुएट करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो एक पूरा जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अंदर आपने चीजें मेंटेन करनी होती है, यहां पर कोहेरेंस या कोहेजन। ठीक है, अब यहां पर साथ ही आपको पता है एकेडमिक राइटिंग है, तो एकेडमिक राइटिंग वर्सेस जर्नलिज्म लैंग्वेज, इसको पहले थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं। देखिए एक चीज बताएं मुझे, मेन एग्जाम के अंदर जो हमारा चेकर है, क्या वो जर्नलिस्ट है या हमारा एकेडमिक चेकर है जिसने लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है, लिंग्विस्टिक भी पढ़ी हुई है, जो लैंग्वेज की एसेंस को अंडरस्टैंड करता है। और यहां पर होता क्या है, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए न्यूज़पेपर के ऊपर लगाया जा रहा है कि जाकर न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी डेवलप होगी, ग्रो होगी। तो कैसे होगी? आपका मेन एग्जामिनर कौन है? एकेडमिक चेकर बैठा हुआ, जो वो आपका लिटरेचर का बंदा है या लिंग्विस्टिक का है, वो लैंग्वेज के एसेंस को अंडरस्टैंड करता है, उसको पता है कि बच्चे ने जर्नलिज्म लैंग्वेज यूज की हुई है, जर्नलिज्म की लैंग्वेज यूज की हुई है। ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या होता है, जब आप एक चीज को स्ट्रक्चरली डिस्कस करते हैं, बुक्स का रेफरेंस देते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा जो है वो कह के एनालिसिस देते हैं। लेकिन जर्नलिज्म क्या होता है, रिपोर्टिंग करना, आपको इन्फॉर्म करना करंट सिनेरियो के अंदर भी क्या हो रहा है। हाँ, जर्नलिज्म की लैंग्वेज एक जगह पर जो है चलती है, वो है आपका करंट अफेयर का पेपर, सीए का पेपर। सीए के पेपर के अंदर आपकी जर्नलिज्म की लैंग्वेज हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितना भी करंट अफेयर है वो आपका कह ले कि यहां पर इन्हीं न्यूज से ही आएगा ना, तो ये चीज है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एकेडमिक राइटिंग की जरूरत है, जहां पर आपकी बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए हों, उसके बाद रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हों, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास हों, स्टैट्स आपके पास होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड जो है डाटा होना चाहिए आपके पास। देन जो है आप आगे एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो वो आप अपने कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, विल बी एड्रेस्ड। और इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे राइटिंग के, वो भी जो है वो कह लेके आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, इसको सब्सक्राइब करें और साथ शेयर भी करें। ठीक है।